बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है आज का नया टॉपिक थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। इससे पहले मैंने आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन पे एक जनरल लेक्चर दे दिया है। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप जनरल मैथमेटिक्स में प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है। फिर उसमें से आप जनरल मैथमेटिक्स को सेलेक्ट करें और फिर उसमें आप रेशो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पहले अच्छे से समझ लें, ताकि आपको प्रोपोर्शनैलिटी पे जो मज़ीद थ्योरम्स बयान किए जा रहे हैं, या मैं इनको अगर कहूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं तो गलत नहीं होगा। तो जब मैं ये प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स बयान करूँ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ हैं: अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, कंपोनेंटो प्रॉपर्टी, डिविडेंडो प्रॉपर्टी और कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमेशा ये शिकायत करते हैं कि टीचर हमें ये कैसे याद रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। तो बेटा प्रॉपर्टी को पहले अच्छे से समझ लें, फिर जैसे भी फ्रैक्शन, जिस तरह से भी आपको जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन दी जाए आप उसको समझ सकेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि किस तरह से। देखिए, आपने सबसे पहले सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो नाम है ना, इसके नाम पे गौर करना है और उसका मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रॉपर्टी है अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेट के वर्ड से है ये, अल्टरनेट चेंज करना। क्या आपके पास 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं, दो रेशोज़ ए रेशो बी और सी रेशो डी, और ये इक्वल है। इसका मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे, ठीक है, प्रोपोर्शन में है। कहते हैं कि अगर एक रेशो दूसरी रेशो के इक्वल हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये ए रेशो बी सी रेशो डी है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ए रेशो सी इक्वल है बी रेशो डी के, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम यूँ भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब हुआ क्या, मैंने कहा कि ये अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है, इसमें कोई चेंज आया होगा। तो कहाँ पे चेंज है, इस बात को ज़रा अच्छे से समझ लें। देखें, दरमियानी दोनों वैल्यूज़ बी और सी तरतीब थी और आगे जाके सी बी बन गई, इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये कैसे, ये तो कहने में तो ऐसा है कि ठीक है जी, रट्टा लगाया जा सकता है, ए रेशो बी सी रेशो डी है तो फिर सी की जगह बी कर दें, बी की जगह सी, बाकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ अपनी जगह पे वैसी रहेंगी। लेकिन होगा कैसे, यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ़ द सेकंड एंड थर्ड टर्म इंटरचेंज देयर प्लेसेस देन ऑल्सो द फोर्थ टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन। यानी अगर इनको चेंज कर भी लिया जाए तब भी ये प्रोपोर्शन में ही होंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ही से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से इक्वल आ सकता है। तो इसको आप सबसे पहले समझ लें। वो कहता है कि अगर 3:5 इक्वल हो 6:10 के, देखिए जी, 3:5 अगर इक्वल हो 6:10 के, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी 5 और 6 अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरी तरफ प्रॉपर्टी को भी लेके चलती हूँ, यानी मैं इसको 3:6 इक्वल है 5:10 के। तो देखते हैं अगर इन दोनों के रिजल्ट सेम है तो फिर ये प्रॉपर्टी ठीक ही होगी। 3:5 कैन बी रिटन एज 3/5, ठीक है, इक्वल टू, एंड 6:10 कैन बी रिटन एज 6/10, ठीक है। 3 और 5 किसी सूरत भी कैंसिल नहीं हो सकते किसी भी टेबल पे, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 2 3 are 6, 2 5 are 10, ठीक है, ये हो गई ना इक्वल। आप देखते हैं इनकी दरमियान वाली वैल्यूज़, मीन वैल्यूज़ को जब हमने चेंज किया, यानी कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, तो फिर क्या फ़र्क पड़ा, देखते हैं कि ये सही है यानी 3:6 को आप लिख सकते हो 3/6 इक्वल टू, और 5:10 को 5/10, ठीक है। सॉल्व करें, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा 1/2, एंड दिस इज़ 5 1s are 5, 5 2s are 10, दिस इज़ 1/2। क्या 1/2 के इक्वल है? जी हाँ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू थी, ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद, मीन वैल्यूज़ को चेंज करने के बाद ये फॉल्स नहीं हो गई है स्टेटमेंट, फिर भी बहरहाल ट्रू ही रही। इसका मतलब ये है कि ये सही है कि अगर ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, तो इसका मतलब ये है कि इसको यूँ लिखा जा सकता है ए रेशो सी इक्वल है बी रेशो डी के, एंड दिस इज़ अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी। अब मैंने आपसे कहा ना, आप ज़रा वर्ड पे ज़रूर गौर कीजिएगा, फिर आपको ये प्रॉपर्टीज़ कभी भी नहीं भूलेंगी। इन्वर्ट, देखें, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है कि एक फ्रैक्शन जब 2 फ्रैक्शंस इस तरह से लिखी हों, फॉर एग्जांपल 1/2 और डिवाइड के सिंबल के साथ आगे 3/5, फॉर एग्जांपल एक दूसरी कोई रेशो इस तरह से लिखा हो, तो क्या होता है, आप 1/2 डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आप इसको क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं ना, 5 ऊपर चला जाता है और 3 डिनोमिनेटर में आ जाता है,
ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इन्वर्ट होना, तो ये इन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या इन्वर्ट हो रहा है, इस बात को अच्छे से समझ लें। कहते हैं अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, इसने इधर प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल दिया है, ये भी सही है। प्रोपोर्शनैलिटी आगे जाके इक्वल में ही चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पहले इसने इक्वल ही दे दिया था। कहते हैं अगर ऐसा हो देन बी रेशो ए, अब देखें पहले ए रेशो बी था, अब बी रेशो ए, ये इन्वर्ट हो गई, यानी ए बाई बी को उसने बी बाई ए कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी अपनी जगह पे। तो सी रेशो डी भी डी रेशो सी में चेंज हो गया, इन्वर्ट हो गया, ठीक है। कहता है दैट इज़ इफ़ टू रेशोज़ आर इक्वल देन देयर इन्वर्स रेशोज़ आर ऑलवेज इक्वल, उनकी इन्वर्स रेशोज़ भी इक्वल होंगे। अब वो उसने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, 6:10 और 9:15। 6:10 इज़ इक्वल टू 9:15। अब ज़रा इस बात को समझें, what is 6:10? It is 6/10 actually. And what is 9:15? This is actually 9/15. इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 3s are 6, 2 5s are 10, यहाँ पे 3 3s are 9, 3 5s are 15। तो क्या हुआ, 3/5 इक्वल है 3/5 की, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, अगर इसको इन्वर्ट किया जाए, दूसरी तरफ इसको भी इन्वर्ट किया जाएगा, यानी 6:10 को अगर 10:6 लिखा जाए और 9:15 को 15:9 लिखा जाए, फिर देखते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू होती है कि नहीं। 10:6 मीन्स 10/6 एंड 15:9 मीन्स 15/9। नाउ सॉल्विंग, 2 5s are 10, 2 3s are 6, ठीक है, दिस इज़ 5/3। यहाँ पे देखिए 3 की टेबल पे 3 5s are 15 and 3 3s are 9, so this is 5/3। this statement is also true, ठीक है, ये फॉल्स नहीं होगी ये करने से, तो ये हो गई अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी और ये भी ट्रू है, ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट आ गया जनाब कंपोनेंटो प्रॉपर्टी। अब कंपोनेंट्स पार्ट्स को कहते हैं, देखते हैं इसमें पार्टीशन क्या हो रही है। कहते हैं कि इफ़ ए रेशो बी इज़ इक्वल टू सी रेशो डी, अगर ऐसा हो तो देन ए प्लस बी क्या हुआ, ये जो दोनों रेशोज़ में सबसे पहली दोनों रेशोज़ थी, इनकी एडिशन डिवाइडेड बाय बी, यानी रेशो बी, प्रोपोर्शनैलिटी हो या इक्वालिटी हो एक ही बात है। और नेक्स्ट जो सी रेशो डी थी ना, इन दोनों को भी उसने ऐड कर लिया, सी प्लस डी रेशो डी। इसको मैं ज़रा तरतीब से लिख के आपको बताती हूँ। कहता है कि अगर ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, ठीक है, तो कैसे इसको लिखना है आपने कंपोनेंटो प्रॉपर्टी में, इन दोनों की एडिशन ए प्लस बी और दूसरी तरफ इन दोनों की एडिशन यानी सी प्लस डी, और डिनोमिनेटर्स में क्या आएंगे, रेशो किसके साथ आ रही है, बी, और इसकी रेशो डी के साथ, यानी डिनोमिनेटर्स में जो दूसरी तरफ जो रेशोज़ थी ना वो एज इट इज़ रहेंगी, यानी यहाँ पे बी ही रहेगा और यहाँ पे डी ही रहेगा। तो मैं इसको फर्दर अगर यूँ लिखूँ तो ये लिखा जाएगा ए प्लस बी, डिनोमिनेटर्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये रेशो वाला रेशो के बाद जो है वो वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है। तो ए रेशो बी में को हम अगर लिखते तो ए बाई बी लिखते ना, इसी तरह से ए बाई बी, यानी डिनोमिनेटर में बी था बी ही आएगा, डिनोमिनेटर में डी था डी ही आएगा। सिर्फ चेंजेस कहाँ आ रही हैं, न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर्स को क्या चेंज करना है, इन्हीं दोनों रेशोज़ की वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। तो क्या ऐसा ठीक है या नहीं, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, 4:5 इज़ इक्वल टू 8:10। अगर ऐसा है, अगर 4:5 इक्वल है 8:10 के, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंपोनेंटो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है, इन दोनों की एडिशन यानी 4 + 5 और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर इक्वल आएगा, फिर यही दोनों की एडिशन यानी 8 और 10 की एडिशन और डिनोमिनेटर में यही डिनोमिनेटर आ जाएगा, ऐसा इक्वल होता है। अब ज़रा चेक कर लेते हैं कि ऐसा है या नहीं। 4:5 मीन्स 4/5 एंड 8:10 मीन्स 8/10, ठीक है। अब 4/5 तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको 2 की टेबल पे कैंसिल किया जा सकता है। 2 4s are 8, 2 5s are 10, so 4/5 is equal to 4/5. This statement is true. Now according to componendo property, 4 + 5 is 9 divided by 5 is equal to 8 + 10 is 18 divided by 10, ठीक है। 9/5 तो सॉल्व नहीं हो सकेगा मज़ीद किसी टेबल पे, इसको कर लेते हैं 2 की टेबल पे। 2 9s are 18, 2 5s are 10, तो देखिए 9/5 इक्वल आ गया 9/5 के, जो कि अगेन एक ट्रू स्टेटमेंट है,
ठीक है, इसका मतलब ये है कि कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी वैलिड प्रॉपर्टी है। ये थ्योरम ठीक कहता है कि अगर ऐसे हो तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज दैट दिस। ठीक हो गया, ओके। ये थे कंपोनेंट्स, यानी ये उसने पार्ट्स बना दिए फर्दर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाता है जनाब फोर्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ थ्योरम, डिविडेंडो प्रॉपर्टी। डिविडेंडो को डिवाइड के नाम से याद रखिए। अब डिवाइड में क्या है, अच्छा देखें, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी में जो कुछ भी हुआ एडिशन हुई है, पॉइंट टू बी नोटेड। इन दोनों के कंपैरिजन में ये याद रखिएगा, कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी में आपने न्यूमरेटर पे काम करना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें एडिशन करनी है। ठीक है जनाब, अब आ जाइए डिविडेंडो प्रॉपर्टी में। यहाँ पे कहता है कि अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो सी रेशो डी के, यानी इक्वल हो सी रेशो डी के, तो यहाँ पे देखिए इन्हीं दोनों की पहले एडिशन आ रही थी, अब इन्हीं दोनों की सब्ट्रैक्शन है। डिवाइड के केस में डिविडेंडो प्रॉपर्टी में आपने माइनस करना है, और डिनोमिनेटर्स में क्या होगा, डिनोमिनेटर बी था वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपने बी ही लेना है, और सी डी की सब्ट्रैक्शन एडिशन थी, अब यहाँ पे सी डी की सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाई डी। कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय प्लस और माइनस की, बाकी आप देखें एलिमेंट्स की तरतीब बिल्कुल वही है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्या ऐसा भी ट्रू होता है या नहीं। ठीक है जी, ले लेते हैं हम एक, क्या कहता है कि अगर ए रेशो बी प्रोपोर्शनल हो सी रेशो डी के, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए माइनस बी बाय बी या रेशो बी इक्वल है सी माइनस डी बाई डी के। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, जैसा कि उसने एग्जांपल दिया उसी को ले लेते हैं। 5:4 10:8, 5:4 इक्वल है 10:8 के, ये दोनों रेशोज इक्वल हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 5:4 को मैं लिख दूँ 5-4, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी, और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा, इक्वल टू 10:8 को 10-8, ठीक है, और डिनोमिनेटर में वही डिनोमिनेटर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज़ 5-4? अच्छा पहले इसको देख ले, 5/4, 5:4 मीन्स 5/4 इक्वल टू 10:8 मीन्स 10/8। इसको तो नहीं कैंसिल किया जा सकता, अलबत्ता इसको 2 5 are 10, 2 4 are 8, तो 5/4 5/4 आ गया। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट, 5-4, व्हाट इज़ 5-4? इट्स 1 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 10-8, दिस इज़ 2 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4, एंड दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, सो डिविडेंड प्रॉपर्टी इज़ सेटिस्फाइड। ठीक है जनाब, अच्छा नेक्स्ट आ गया कि कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। आप देखें कंपोनेंटो में था न्यूमरेटर पे काम हो रहा था, एडिशन थी। डिविडेंडो में न्यूमरेटर पे काम हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन हो रही है। जबकि कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी कंबाइंड प्रॉपर्टी है इन दोनों की, उसमें क्या होगा, कहता है कि अगर ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो फिर न्यूमरेटर में दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दोनों की सब्ट्रैक्शन इक्वल होगी न्यूमरेटर के दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन, इसके इक्वल आएगा, एंड दिस इज़ नोन एज कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। इसमें सिर्फ एडिशन थी, इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन थी, जबकि कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी में दोनों ही एडिशन सब्ट्रैक्शन कंबाइंड हुई, लेकिन वो किस तरतीब पे, न्यूमरेटर्स में एडिशंस होंगी और डिनोमिनेटर्स में सब्ट्रैक्शन होगी। ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। जी आपकी बुक की एग्जांपल ले रही हूँ, 7:3 इक्वल है अगर 14:6 के, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी। कंपोनेंटो प्रॉपर्टी क्या कहती है, न्यूमरेटर्स को आपने ऐड करना है, यानी 7 + 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों की सब्ट्रैक्शन चलेगी डिनोमिनेटर में, ठीक है, और इक्वल हो जाएगा यहाँ पे भी 14 + 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 14 - 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7:3 मीन्स 7/3 इक्वल टू 14:6 मीन्स 14/6। ये तो सॉल्व नहीं हो सकते, इसको मजीद सॉल्व कीजिए। 2 7s are 14, 2 3s are 6, 7/3 7/3 इक्वल आ गए, ट्रू स्टेटमेंट होगी। यहाँ आ जाइए, अप्लाई करने के बाद, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ये दोनों जब ऐड होंगे तो 7 + 3 is 10 डिवाइडेड बाई 7 - 3 is 4 equal to 14 + 6 is 20 and 14 - 6 is 8। ठीक है जी, अच्छा इसको भी सॉल्व किया जा सकता है, इसको भी 2 5s are 10, 2 2s are 4, ठीक है,
और 5/2 मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे 4 की टेबल पे 4 5 24 2 8, सो 5/2 इज़ इक्वल टू 5/2 एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ अगेन ट्रू। अब ये तो हो गई जनाब 5 की 5 प्रॉपर्टीज़, और होप सो आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन भी हो चुका होगा। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो बात करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बस ख़त्म करती हूँ इस टॉपिक को। और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सपोज़ आपको सिर्फ प्रॉपर्टी दे दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहा गया कि आप बताइए कि जनाब कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, और साथ ही आपसे ये कहा जाए कि उसको एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से सॉल्व कीजिए। और आप जानते हैं कि अगर A रेशो B प्रोपोर्शनल हो C रेशो D के, तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन दोनों की एडिशन चलेगी विद दिस डिनोमिनेटर, और इन दोनों की एडिशन चलेगी विद दिस डिनोमिनेटर। प्रॉपर्टी तो ठीक ठीक आपने लिख दी, लेकिन आप ज़रा एक बात पे गौर कीजिए। अगर आपसे वो ये कहता है कि इसको किसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करें, तो आप फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं जी कि हम कोई भी नंबर्स ले लेते हैं खुद से। 1/2 प्रोपोर्शन है 3/4 के, और फिर आप दूसरी तरफ इसी के अकॉर्डिंगली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। जबकि आप जब सॉल्व करेंगे 1/2 यानी 1/2 प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल में जाएगा, और 3/4 को 3/4 लिख देंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? जी नहीं। तो अब ये प्रॉपर्टी कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो बेटा याद रखिएगा कि आपने जनरली तो प्रॉपर्टी को याद रख लिया, लेकिन आप जो रेशियोज़ लेंगे ना यहाँ पे, पहले इनका आपस में इक्वल होना ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैंने कहा कि अगर आपने खुद से नंबर्स तो ले लिए, आप खुद से ज़रूर लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई नंबर्स नहीं ले सकते। अब आप कोई ऐसी तरतीब खुद से यहाँ से बना लें कंफर्म जो कि इक्वल हो, फिर ये कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो, या अल्टरनेंट हो, इन्वर्टेंट हो, या कंपोनेंट हो डिविडेंड हो प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाएगी। दो रेशोज़ जिनको आप इक्वल कह रहे हैं वो हकीकत में इक्वल होनी भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कहूँ 1/2, तो दूसरी तरफ ध्यान से कोई 1/2 की ही वैल्यू होनी चाहिए, जैसा कि 17/34। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अच्छा, 1/2 के साथ आप 10/20 ले लें, आसान ले लें। 10 1 10 10 2 20, तो ये इक्वल होनी चाहिए। जब ये इक्वल होंगे फिर ये किसी प्रॉपर्टी को भी इक्वल कह सकेगी। और इसी तरह से आप बेशुमार इक्वेशंस ऐसी बना सकते हैं जिनमें दो रेशोज़ को आप इक्वल ले सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से कोई भी रेशो इक्वल लेना चाहें तो बिस्मिल्लाह आप ज़रूर लीजिए, खुद से एग्जांपल लिया करें। मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ कि खुद ही से एग्जांपल्स लिया करें। बुक की मैंने एग्जांपल सिर्फ इसलिए ली कि आपको बुक वाली एग्जांपल समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको खुद से एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना आता है तो उसके लिए बस ये पॉइंट याद रखिएगा कि फ़र्स्ट रेशोज़ जो दोनों आप ले रहे हैं उनका इक्वल होना ज़रूरी है। फिर भले कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो वो इक्वल आ जाएगी। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हुई तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।